बहुत स्वागत है आपका फ्री जनरल मीडिया नेटवर्क में। मैं हूं अजहर रुपाल। आज हम बात करेंगे कि पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना जम्बो एक्सपेंशन किया है केंद्रीय कैबिनेट के अंदर, और ये माना जा रहा था कि शायद सरकार की जिस तरह से विदेश में देश में अलग अलग मोर्चों पर वो सवालात खड़े हो रहे थे, उंगलियां उठाई जा रही थी, शायद उसको लेकर के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी परेशान है। और यही सोचते और समझते हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल में जो है विस्तार हो सकता है। हालांकि विस्तार इसलिए भी जो है जरूरी हो गया था कि एक आध मंत्री जो कैबिनेट के थे उनका कोरोना की वजह से देहांत भी हो गया था, और कई कई ऐसे मंत्री थे जिनके पास जो है अतिरिक्त भार था, जिसकी वजह से ये भी माना जा रहा था कि शायद जल्द से जल्द हो, लेकिन ये मसला जो है बढ़ता ही चला जा रहा था। लेकिन आखिरकार अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कैबिनेट को रिशफल किया है और काफी बड़ा जो है मंत्रिमंडल बना दिया है। पहले जो उनका दौर था उसके मुकाबले में इस बार जो ये हुआ है, जाहिर है क्या काफी बड़ा है। 77 मंत्री इस बार शामिल किए गए हैं। तो हम तमाम उन पहलुओं को जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर चेहरा बदल जाने से क्या हालात बदल जाते हैं, देश की तस्वीर बदल सकेगी, क्योंकि जिस तरह की इस वक्त हालात देश में बने हुए हैं वो उस चीज को लेकर के कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। बिलाल सब्जवारी साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो हमारे साथ हैं, हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर शकीलुज्जमान अंसारी साहब हैं, हम उनका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो सबसे पहले शकील साहब, हम आपके पास आए और आपसे चीजों को जानने और समझने की कोशिश करेंगे। आपसे अगर हम समझना चाहें कि ये जो पूरा मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है, आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? अंजर भाई, असली बात यह है कि अभी मोदी सरकार के 6 साल से ज्यादा के अरसा या 6 साल के लगभग पूरा हो चुका है, और इस बीच में कोरोना के जो हालात पैदा हुए, जिसकी वजह से इस मुल्क में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है आवाम को। तो बीच में असेंबली के कई चुनाव हुए। बंगाल में जिस तरह से बुरी तरह से बीजेपी की शिकस्त हुई है, उसके बाद लगा कि उनकी पॉपुलैरिटी जो है बहुत डाउन हो रही है, इसलिए कि इकोनॉमिक कंडीशन जो है इस मुल्क की बहुत ही आज नाजुक दौर से गुजर रहा है। नौजवानों को भविष्य नहीं मिल रहा है। 2 करोड़ नौकरियों का वादा था, लेकिन नौकरियां 2 करोड़ तो दूर की बात है, 14 करोड़ नौकरियां पिछले दिनों चली गई हैं हमारे कोविड के दौर में। तो ऐसे हालत में ये बीजेपी के लोग बहुत ही चालाकी के साथ, जब किसान लगभग साल पूरा हो रहा है वो आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन उनकी मांगों को मानने को ये तैयार नहीं है, तो उनको खुद एहसास हो गया कि उनकी पॉपुलैरिटी आज के दिन में बहुत कमजोर है, बहुत कम है, और मोदी का वो जादू खत्म हो रहा है। इसलिए उन्होंने अवाम के आंखों में धूल झोंकने के लिए, उनके केंद्र बिंदु को चेंज करने के लिए एक जंबो मंत्रिमंडल का गठन किया है या पुनर्गठन किया है। अब आप देखिए इनका सबसे बड़ा नारा क्या था। सबसे बड़ा इनका नारा था कि मैक्सिमम गवर्नेंस मिनिमम गवर्नमेंट। आज आप देख लीजिए कि मैक्सिमम गवर्नमेंट बन गई है और जीरो गवर्नेंस है। इसी तरह से अगर आप हर पॉइंट को अप करेंगे, जिस तरह से वो अपनी उपलब्धियां बता रहे हैं कि दलित कम्युनिटी को, फला कम्युनिटी को और दूसरी कम्युनिटी को हमने शामिल किया, और पब्लिसिटी अपनी उपलब्धि, तो ये उपलब्धि ही जो वो बता रही है, पता इससे ये निशानदेही होती है, पता चलता है कि इसके मतलब आप पिछले दिनों उन लोगों को आप नेग्लेक्ट करते रहे हैं, इसलिए तो आज ये पब्लिसिटी आप कर रहे हैं। तो अब हम समझते हैं
कि ये जो मंत्रिमंडल का विस्तार है वो कुछ जगह भी खाली थी, और ये आप जानते हैं कि ये पहली मंत्रिमंडल है नेहरू जी की गवर्नमेंट से लेके आज तक में जहां मिनिस्टर जीरो हैं, सब पीएमओ करता है, सब पीछे से पीएमओ से स्क्रू टाइट किया जाता है। पीएमओ सबसे बड़ा अभी पीएमओ का जो स्ट्रक्चर है अब तक के आजादी के बाद से सरकार का सबसे बड़ा स्ट्रक्चर अभी पीएमओ का है, और मंत्री तो सिर्फ दस्तखत करते हैं। और कई बार ये बात समझ में आ गई, तो ये अगर हेल्थ सेक्टर में, कोरोना के सेक्टर में फेल कर गए, तो उसके लिए अगर हर्षवर्धन को हटा दें तो ये उससे मामला समझ में नहीं आता है। ठीक है, हम इसलिए कि आपके पास आएंगे, हम आपके पास आएंगे। एक सेकंड हम अपनी बात एंड करें, उससे बात समझ में नहीं आता है। इसलिए कि चेहरे बदलने से कुछ नहीं होगा, असल तो सारी चीजें पीएमओ से होती हैं, शक्ल तो वहां बदलनी चाहिए। बिल्कुल। हमारे साथ चूंकि इस वक्त है बिलाल सब्जेवारी, वरिष्ठ पत्रकार भी मौजूद है। बिलाल, आपसे इस चीज को समझना चाहेंगे, चूंकि जैसा शकील साहब ने जिक्र भी किया कि मंत्रिमंडल में कुछ जगह भी खाली थी, लेकिन उसके साथ साथ चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं। उनको उम्मीद मंत्रिमंडल फेरबदल से कुछ नजर नहीं आ रही है, क्योंकि चैलेंजेस इस वक्त बहुत ज्यादा हैं। उनका साफ तौर पे मानना यह है कि धूल झोंकने का यहाँ पर काम किया जा रहा है। अगर आपकी नजर से हम इस चीज को समझना चाहें, आप इसे कैसे देखें? मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी हाँ, देखिए, इसमें दो वजूहात में देखता हूँ। एक तो 5 साल का पहला कार्यकाल और फिर 2.5 साल का दूसरा कार्यकाल। तो अगर दोनों कार्यकाल को मिला तो 7.5 साल का कार्यकाल हो जाता है। एक तो ये था, वजह है कि मंत्रिमंडल में जगह खाली थी, और दूसरा वजह है कि परफॉर्मेंस बेस्ड इस रिशफल को दो नजर से देखा जा सकता है। लेकिन अगर ओवरऑल परफॉर्मेंस देखें, अर्थव्यवस्था के हिसाब से देखें, या बेरोजगारी के हिसाब से देखें, या महंगाई के हिसाब से देखें, ये एक सरकार ने एक चांस लेने की कोशिश की उन परिस्थितियों के अंदर जहां वो हर एतबार से घिर गई है। लोकतंत्र में जिस तरह से परफॉर्मेंस चाहिए होता है सरकार का, जो डिलीवरी मैकेनिज्म है, वो पूरी तरह फेल हो गया है। जिस तरह से मंत्री हटाए गए, सीनियर मंत्री हटाए गए, चाहे उसमें प्रकाश जावड़ेकर है या रविशंकर प्रसाद है और अन्य दीगर मंत्री है, ये साबित करता है, उनके हटाना ये साबित करता है कि ये नॉन परफॉर्मिंग मंत्री थे, जो सरकार ने खुद साबित कर दिया है कि उनकी कार्यशैली ठीक नहीं थी। जो और साथ ही साथ ये सवाल भी खड़ा करता है सरकार पर कि इनके परफॉर्मेंस की वजह से हटाया गया। तो ये तो खुद साबित कर दिया सरकार ने कि परफॉर्मेंस ना होने की वजह से लोगों को हटाया गया। दूसरी वजह यह है कि नए चांस लेने की कोशिश की है कि शायद आखिरी समय में जो हालात बिगड़े हैं, चाहे अर्थव्यवस्था का है, या बेरोजगारी का है, या इन्फ्लेशन का है, या विदेशों से जो हमारे ताल्लुकात है, या कश्मीर का इशू है, सभी मुद्दों पर सरकार पूरी तरह विफल रही है। तो एक चांस लेने की कोशिश की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक चांस लेने की कोशिश की है। इस चांस के माध्यम से हो सकता है वो परिस्थितियों को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसे हालात नजर नहीं आते क्योंकि वक्त निकल गया है। 7.5 साल हो चुके हैं। नीतिगत रूप से सरकार पूरी तरह फेल है। एक तरह से पॉलिसी पैरालिसिस नजर आता है, कोऑर्डिनेशन नजर नहीं आता, आपसी झगड़े बहुत मौजूद है, हर स्टेट में सरकार के झगड़े मौजूद हैं, और जिस तरह से अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर पूरी तरह सरकार चरमरा के गिर गई है, वो ऐसा ही लगता है कि आने वाले समय में इन हालात को सुधार पाएंगे। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि चुनाव को सामने रखते हुए तमाम ये कहा जा सकता है कि जो फेरबदल हुआ है, तमाम बिरादरियों को सामने रखते हुए, पार्टियों को सामने रखते हुए तमाम चीजें की जा रही हैं। उनका मकसद देश की स्थिति को बेहतर न बनाना बल्कि चुनाव जीतना होता जा रहा है। देखिए, दोनों बातें हैं। पिछली अगर बंगाल के चुनाव को देखें, बंगाल की परिपाटी को देखें, या इससे पहले और चुनाव को देखें, तो सरकारी तंत्र जिस तरह से चुनावी प्रक्रिया में शामिल होता है, वो साबित कर देता है कि सरकार की प्राथमिकता गवर्नेंस नहीं बल्कि चुनाव जीतना है।
तो इसीलिए मैं आपको बार बार दोहरा रहा हूं कि इस मंत्रिमंडल के अंदर एक चांस लेने की कोशिश की गई कि हो सकता है इस रिशफल के माध्यम से हमारी कुछ छवि बदल जाए, हमारी छवि में सुधार आ जाए या हम कुछ बेहतर कर पाए, लेकिन ऐसे हालात नजर नहीं आते। मैं बार बार कह रहा हूँ, एक चांस लेने की कोशिश की गई है। अब ये चांस कितना सही साबित होता है, एक तरह से फ्लूक कहा जा सकता है। बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर डॉक्टर शकीलुज़्ज़मान अंसारी साहब एक जिक्र कर रहे थे कि कोविड के दौरान जिस तरह का फेलियर नजर आया, चाहे वो ऑक्सीजन को लेकर के, हालांकि दवाएं अब तक है नहीं, अस्पतालों के अंदर जिस तरह का मिसमैनेजमेंट देखने के लिए नजर आया, दोनों मंत्रियों का वहां से हटा दिया जाना, ये कहीं ना कहीं सरकार भी इस नाकामी को एक्सेप्ट कर रही है, जिसकी वजह से दोनों ही मंत्री मैंने पहले कहा कि जिस तरह से सीनियर मंत्री को हटाया गया, ये अपने आप में साबित करता है कि वो परफॉर्म नहीं कर रहे थे, हटाया उसी कंडीशन में जाता है। तो सरकार का सीनियर मंत्रियों को हटाना ही अपने आप में सवाल खड़ा कर देता है कि परफॉर्म नहीं कर रहे थे, ये खुद साबित हो जाता है कि परफॉर्म नहीं कर रहे, तभी तो हटाया गया। लेकिन एक सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि ठीक है, सरकार जिस तरह से, हालांकि पूर्ण बहुमत की सरकार है, किसी तरह की कोई दिक्कत यहाँ पर सरकार के लिए नहीं है, लेकिन जो चुनौतियां हैं, जिस तरह की चीजें जिसका आपने जिक्र किया कि महंगाई अपने चरम पर है, इन्फ्लेशन जो है तेजी के साथ जो है बढ़ रहा है, स्थिति यह है कि रोजगार पूरी तरह से खत्म हो चुका है, करोड़ों की संख्या में लोग बेरोजगार टहल रहे हैं, अजीब से हालात इस वक्त मौजूद है। विपक्ष कहीं वहां पर नजर नहीं आता, उसका जो रोल होना चाहिए था वो यहाँ पर कुछ दिखता ही नहीं है, क्यों? देखिए, लोकतंत्र के अंदर पक्ष विपक्ष की जो भूमिकाएं होती हैं उनमें अक्सर टकराव देखने को मिलता है, लेकिन मौजूदा सरकार ने जिस तरह से अपने सरकारी तंत्र के माध्यम से विपक्ष की कमर तोड़ी है, चाहे वो सरकारी एजेंसियों को इस्तेमाल किया है वो, और जिस तरह से एक गोदी मीडिया, जिसे आप सो कॉल्ड गोदी मीडिया कहते हैं, उसने विपक्ष की भूमिका को जिस तरह से नजरअंदाज किया है, ये कहना है कि विपक्ष नजर नहीं आ रहा, विपक्ष निरंतर मुद्दों को उठा रहा है, विपक्ष निरंतर हालात से जूझ रहा है, विपक्ष निरंतर सरकार को चुनौती दे रहा है, विपक्ष निरंतर सरकार से सवाल पूछ रहा है, लेकिन उन सवालात को, उन हालात को, जो लोकतांत्रिक मीडिया में जो सबसे बड़ा माइक जो व्यवस्था होती है मीडिया, उसको सरकार ने हाईजैक कर लिया है, तो उसकी अनदेखी हो रही है। इसका मतलब ये नहीं कि विपक्ष सवाल नहीं उठा रहा, बल्कि उसकी अनदेखी से ऐसा महसूस होता है कि विपक्ष सरकार ने सवाल नहीं उठा रहा, बल्कि विपक्ष पिछले 7.5 साल से निरंतर सरकार से जूझ रहा है, बल्कि उसको सरकारी तंत्र के माध्यम से दबाने की कोशिश की जा रही है। शकील साहब, आप इस बात से कितना इत्तेफाक करेंगे कि जो है, जैसा कि बिलाल ने अपनी बात में कहा कि कहीं ना कहीं विपक्ष अपना रोल प्ले कर रहा है, उसकी एक अपनी, जहां तक हो सकता है वो आगे आ रहा है, अपनी चीजों को रख रहा है, लेकिन जो सरकार का सिस्टम है, जो तंत्र है, और जो गोदी मीडिया का एक तरह से उन्होंने जिक्र किया है, वो बीच में आड़े आ जाती है, वो चीजों को दबा दी जाती है। देखिए, बिलाल साहब ने बहुत सही एनालिसिस किया है। आमतौर पे पत्रकार से ये आशा नहीं की जा रही है अभी के दौर में कि मीडिया सही बात बोल सके, क्योंकि उनके ऊपर भी बहुत प्रेशर है, बहुत दबाव है, हर तरह का दबाव है। और जैसा उन्होंने कहा कि एजेंसीज का इस्तेमाल किया जा रहा है, छोटे बड़े कितने मीडिया के लोग आज जेल में बंद हैं, जो, तो इस तरह से मीडिया को जो धमकाया जा रहा है, वो हमको तो ऐसा लगता है ना कि अगर तारीख का मुताला करें, अगर जर्मन की, तो वही तारीख है कि एक प्रोपेगेंडा मंत्री उस वक्त बनाया गया था। उस वक्त तो साइंस और टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप नहीं थी, तो एक प्रोपेगेंडा मिनिस्टर उस टाइम में बनाया गया था, जिसका काम हवाई जहाज के जरिया पंफलेट डालना था और पूरे मुल्क में डाला जाता था, गिराया जाता था, हिटलर की तारीफ की जाती थी, बहुत सारी सरकारें अच्छी काम कर रही है, तो वो उसी के नक्श कदम पर ये सरकार चल रही है। तो अब देखिए, जहां तक आपने विपक्ष कहा कि कांग्रेस जो सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है, वो तो अपनी सारी बातें कर रही हैं। आप देखिए कि राहुल गांधी ने जिस तरह से कोरोना के मामले शुरुआत हुए थे, उस वक्त उनको कहा गया कि ये कोरोना के लिए तुम कार्रवाई करो, सरकार से कहा, उन्होंने क्या किया गया, पार्लियामेंट के अंदर की बेइज्जती की गई कि ये ऐसा सपनों वाली बात करते हैं, यहाँ कुछ नहीं है, और उसके सिर्फ 10 दिन के बाद कोरोना की शुरुआत हुई। अब आप देख लीजिए, कोरोना के बाद लगातार वो अवगत कराते रहे हैं, सेकंड फेज के पहले अवगत कराया कि सेकंड फेज आने वाली है, इन्होंने घोषणा कर दिया कि सेकंड फेज कुछ नहीं है, खत्म हो गया,
नतीजा ये है कि फिर सेकंड फेज भी आई और इतने बड़े पैमाने पर इनका फेलियर हुआ। ऑक्सीजन स्टेट पर देश के कैपिटल में नहीं मिला और हजारों लोग जो हैं ऑक्सीजन के बिना मर गए। तो अब उसके लिए अगर आप कहिए कि हेल्थ मिनिस्टर जिम्मेदार हैं, बिलाल साहब की इस बात से हम सहमत नहीं हैं, तो ये सही नहीं होगा। इसलिए कि उनके राज्य मंत्री को रखा गया क्योंकि वो आरएसएस के बड़े कार्यकर्ता थे, कैडर थे, तो हेल्थ के राज्य मंत्री अपना काम ठीक कर रहे थे और मंत्री खराब कर रहे थे। ऐसा नहीं, डिपार्टमेंट चेंज आज जो इकोनॉमी अश्विनी चौबे का डिपार्टमेंट तो इनका भी, मंत्री का भी डिपार्टमेंट चेंज कर देते। अगर आप कहते हैं हटाना, तो हटाने की बात पर हम आ गए हैं कि अश्विनी चौबे को इन्होंने डिपार्टमेंट चेंज किया, रखा मंत्रालय में, काम सराहा। तो ये काम के बेस पर कोई परिवर्तन, कोई एक्सपेंशन नहीं है। इसलिए नहीं है कि आज मुल्क की हालत अगर आप देख लीजिए, इकोनॉमिक कंडीशन जो है, इक्तिसादियात जो हैं, वो सिर्फ कोरोना की वजह से नहीं गिरी है, उससे पहले बहुत बुरे हालत हो चुके थे। तो आपने कहा फाइनेंस मिनिस्टर को आपने चेंज किया, जो एक्सपेक्टेशन इस मुल्क के इंटेलेक्चुअल, इकोनॉमिस्ट, इंडस्ट्रियलिस्ट सब कर रहे थे कि फाइनेंस में जरूर चेंज आएगी, वहां चेंज नहीं किया जहां सरकार। इसलिए ये जो है आईवाश है ओनली, ये कुछ भी नहीं है, ये आईवाश है। लेकिन और इसलिए आईवाश में तब्दीली आई ना, शिक्षा मंत्रालय में अगर जो एक नई पॉलिसी एजुकेशन की लाई गई। मैंने शिक्षा की बात तो किया नहीं, मैंने अभी कहा एजुकेशन, ये जो मुल्क की सबसे बड़ी इक्तिसादी हालात के लिए जो जिम्मेदार है डिपार्टमेंट, उसमें इन्होंने कुछ नहीं किया। एक दूसरी बात ये, आप आ जाइए, पेट्रोलियम जो हर दिन पब्लिक को रुला रही है, आज भी कुछ पैसे बढ़े हैं। हर दिन, जिस दिन ये एक्सपेंशन कर रहे थे, अपने कैबिनेट रिशफल कर रहे थे, उस दिन भी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 100 के पार हो रही थी। यानी तो कि नए एक्सपेंशन का तोहफा मिल रहा है। नहीं तो फिर परफॉर्मेंस, हाँ परफॉर्मेंस आपका, फिर इसीलिए तो मैं कह रही हूं कि परफॉर्मेंस से इस कैबिनेट रिशफल का कोई ताल्लुक नहीं है। वही धर्मेंद्र प्रधान को सैक नहीं करने के बाद उनको शिक्षा में दे दिया गया। शिक्षा के मंत्री अपने आप को इतना काबिल डिक्लेयर कर चुके थे कि उनको तो इतना दिन ढोया गया और उसके खराब जो नताइज हुए वो कौन भरेगा? इस मुल्क के जो फ्यूचर को बर्बाद किया गया। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं कि ये एक्सपेंशन कोई भी मेरिट पर रिशफल नहीं हुआ है, कोई भी काम के आधार पर नहीं हुआ है, सिर्फ अवाम को आंख में धूल झोंकने के लिए कि ये सारी चीजें भाई मंत्रियों के ऊपर डाल रहे हैं, जबकि सब जानते हैं कि इस मुल्क में एक जरा सा भी कोई डिपार्टमेंट पर भी मार नहीं सकता है। आप याद कीजिए कि हर्षवर्धन जी जितने सॉफ्ट आदमी हैं, उनके बहुत नाजेबा किस्म के ट्वीट आते थे और उसी वक्त कुछ लोग कहते थे, अच्छे लोग, कि ये ट्वीट उनका नहीं है, वो पीएमओ से आया है इसलिए कर रहे हैं। इसके मतलब ट्वीट तक जब पीएमओ से आ रहा है तो निर्णय भी पीएमओ से आ रहा है, तो जिम्मेदार कोई और है, बलि का बकरा कोई और बन रहा है। बिलाल, जिस तरह से शकील साहब ये कह रहे हैं कि ये परफॉर्मेंस का मसला नहीं है, बल्कि सीधे सीधे तौर पर जो है क्या कहते हैं, जो पीएम के मन में आ रहा है बस वो धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। जो मुद्दे इस वक्त ज्वलंत हैं, जो उठे हुए मुद्दे हैं, उनको लोगों की नजरों से उन मुद्दों को हटाना है। इस तरह से अचानक से ये रिशफलिंग की जा रही है। देखिए, अगर आप सरकार के रिशफल की बात करते हैं तो ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात होती है। इंडिविजुअल मंत्री या मंत्रालय उसमें कोई रोल प्ले नहीं करता, ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करते हैं। और आपने कहा था कि इसे कैसे साबित करते हैं। अगर आपने कोरोना का जिक्र किया था तो मई 2021 से 2020 से मई 2021 तक 18 करोड़ लोगों की नौकरियां जा चुकी हैं। हिंदुस्तान की जो अर्थव्यवस्था का जो मौजूदा जीडीपी है -7.5 चल रहा है। हिंदुस्तान की जो इकोनॉमी है 2.94 ट्रिलियन डॉलर की कहलाती है, यानी कि 2,94,000 करोड़ डॉलर की मानी जाती है। और मौजूदा सरकार पर 2,55,000 करोड़ डॉलर का कर्जा है। तो नील बटा नील है।
कहाँ की बात, 1000 नहीं, परफॉर्मेंस की आपने बात की है, 2000 लाख करोड़, लाख करोड़ डॉलर की बात कर रहा हूँ। और जहां तक रहा सवाल परफॉर्मेंस का, तो परफॉर्मेंस इंडस्ट्रियल सेक्टर की देख ले तो 50% की गिरावट है। हिंदुस्तान की इंडस्ट्री 50% गिर गई है। रियल एस्टेट के अंदर जहां पिछले साल 6 करोड़ लोग जुड़े हुए थे, आज कुल 4,75,00,000 लोग मौजूद हैं। कहाँ चले गए 1.5 करोड़ लोग? मौजूदा किसी भी सेक्टर को आप देख ले, परफॉर्मेंस के नाम पर तो इस सरकार की रिजल्ट ही बताता है कि ये परफॉर्मेंस क्या है। तो इसको बार बार बताने की जरूरत नहीं है, और ये आंकड़े साबित कर रहे हैं। मेरे और आपके कहने से ये साबित नहीं होता, बल्कि हिंदुस्तान की जो सर्वे कंपनी है वो आंकड़े साबित करते हैं। कोरोना के अंदर सरकार का जो मौजूदा आंकड़ा था वो 4 लाख के करीब का, लेकिन जो विदेशी जो अमेरिकन एजेंसीज ने इसके संबंध में जो सर्वे किया, उनका ये कहना था, और जो खबर भी छपी थी न्यूयॉर्क टाइम्स में, उसका कहना था 40 लाख लोग कोरोना के अंदर मर गए। तो अपने आप में कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। बहुत सारी परफॉर्मेंस ऐसी साबित की जा सकती है, आंकड़ों के आधार पर बताया जा सकता है कि ये सरकार नीतिगत रूप से फ्लॉप है। रहा सवाल पॉलिसी पैरालिसिस का, ये तभी पैदा होता है कि जब आपका जो फोकस होना चाहिए गवर्नेंस का, उस पर आपने फोकस नहीं किया। आप राज्यों से लड़ते रहे, आप गवर्नर के माध्यम से एस्टेब्लिश सरकारों को गिराते रहे, आप डेमोक्रेटिक सेटअप के अंदर जो विपक्ष है उससे टकराव करते रहे, आप लोकतंत्र के अंदर जो डिसेंट वॉइस है उसको टकराते रहे। तो आपने जो राजनीति की है, कॉन्ट्रडिक्शन की पॉलिटिक्स की है, आपने टकराव की राजनीति की है, उसमें आपने सारी ऊर्जा वेस्ट अपनी खोई है, उसमें आपने सारी एनर्जी वेस्ट की है। अगर आपने सारी की सारी एनर्जी गवर्नेंस पे लगाई होती तो आज हिंदुस्तान का ये हाल ना होता। बिल्कुल शकील साहब, बहुत कम शब्दों में जानना चाहेंगे, अब चूंकि जिस तरह के हालात बने हैं, जाहिर है कि चुनाव भी आने वाला है। उत्तर प्रदेश समेत तकरीबन 5-6 स्टेट हैं जहां पर चुनाव होने वाले हैं, और फिर जो है 2024 का भी इलेक्शन आएगा, जिसको सामने रखते हुए ये रिशफलिंग हुई है। ऐसे में क्या करना चाहिए कि जो चुनौतियां हैं उनसे पार पाया जा सके, बहुत कम शब्दों में? देखिए, दो एक अहम बातें हम रख रहे हैं। चुनौतियां क्या हैं और कैसे पार पाना है, ये उनका काम है, लेकिन हम समझते हैं कि इस मुल्क को गवर्नेंस वो देने के काबिल ही लोग नहीं है। गवर्नेंस नहीं दे सकते हैं, जनहित में काम कर ही नहीं सकते हैं, जनता का भला नहीं हो सकता, नौजवानों को रोटी रोजी नहीं मिल सकती है, कोरोना का ये मुकाबला नहीं कर सकते हैं, इक्तिसादियात को बेहतर नहीं बना सकते हैं। एक अहम सवाल पर अपनी बात खत्म करना चाहते हैं, जरा ये इंपॉर्टेंट है इसलिए समझिए। ये एक्सपेंशन जो हुआ है 2 दिन पहले मोहन भागवत जी के बयान के बाद ये एक्सपेंशन हुआ है। मोहन भागवत जी ने 3 बड़ा अहम मसला उठाया था। पहला मसला ये उठाया था कि इंडिया के सभी लोगों का डीएनए एक है, ठीक है, डीएनए एक है। इस दूसरा मसला लिंचिंग को इन्होंने कहा था कि जो लिंचिंग करते हैं वो हिंदू नहीं है। तीसरी बात उन्होंने कहा था इस्लाम को इस मुल्क में कोई खतरा नहीं। मैं तीसरी बात से शुरू करता हूं, इस्लाम को पूरी दुनिया में कोई खतरा नहीं है। ये जो इस्लाम जो मजहब है वो अल्लाह का दीन है और अल्लाह का सही बरहक दीन है, इसलिए उसको कहीं खतरा नहीं होगा, दुनिया के किसी कोने में नहीं, इंडिया में भी नहीं होगा। अब दूसरी बात जो लिंचिंग की बात इन्होंने कही, वो मोहन भागवत जी का ये बयान कहां आता है? ये अनुराग ठाकुर को प्रमोशन मिल गया। दिल्ली में लिंचिंग ही तो कर रहे थे, ये नारे लगा रहे थे, इतना ज़ेबा नारे, तो ये कहां चला गया? अब आप देख लीजिए, इन्होंने कहा कि सबको अमन के साथ आना चाहिए, तो कैसे आना चाहिए? उनके जब सरकार में उसका जब जो शक्ल सामने आ रही है 2 दिन के बाद, अब आप देखिए 18% से ज्यादा पॉपुलेशन शायद इस मुल्क में अकलियत में मुसलमानों का है। आपने 43 नए मिनिस्टर बनाए, उसमें एक भी मुसलमान नहीं शामिल किया आपने, सिर्फ एक मुसलमान पहले से शामिल है। तो आप कहां मोहन भागवत जी की भी बातों पर आप अमल नहीं कर रहे हैं। इसलिए उनकी बात को हम आज इसलिए कर रहे हैं कि कहा जाता है कि आरएसएस की गवर्नमेंट है और आरएसएस की ये सब संस्थाएं हैं, तो ये सब मखौटा है। जब मोहन भागवत जी के मखौटे सामने आ रहे हैं तो ये मोदी जी का मखौटा से कुछ नहीं होता है। अब देखिए असली मसला क्या है कि मोदी योगी में बड़ा संघर्ष चल रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी के जो प्राइवेट सेक्रेटरी हुआ करते थे आईएएस अफसर, उनको रेल डिपार्टमेंट और कैबिनेट मिनिस्टर और कई और डिपार्टमेंट का चार्ज तो मिल गया,
लेकिन मोदी जी अपने पीएस को जो उन्होंने एमएलसी बना के उत्तर प्रदेश के सरकार में शामिल करने के लिए भेजा, मोदी उसको अभी तक शामिल नहीं कर पाए हैं। तो ये द्वंद्व है दोनों के बीच का, अब इनके अंदर का द्वंद्व है। इसीलिए देखिए गवर्नर्स को बदला गया। ट्रेडिशनल पहले लोग गवर्नर जो बनते थे एक सही निर्णय लेने वाले लोग, अब वेस्ट बंगाल का गवर्नर देखते हैं पार्टी कार्यकर्ता के रूप में काम करता है। तो हम समझते हैं ये सरकार मुकम्मल तौर पर फेलियर है और इससे कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। इस कैबिनेट रिशफल का अंजाम भी जीरो है। बिल्कुल। बिलाल, आपसे बहुत कम शब्दों में कि आखिर किस तरह से इन चुनौतियों से निकला जाएगा? देखिए, चुनौतियां बहुत बड़ी है और इनसे निकलना बहुत आसान नहीं है, क्योंकि पिछले 7.5 साल का जो आप ट्रैक रिकॉर्ड है वो साबित करता है कि आपने बहुत कुछ खराब कर लिया है। इसलिए मैंने आपको बार बार कहा, एक चांस लेने की कोशिश की गई है और ये एक तरह का फ्लूक है तो कई कहा जा सकता है। अगर मैं धूल में लग गया तो लग गया, लेकिन हालात ऐसे इतने ज्यादा खराब हो चुके हैं कि इनके इसके आधार पर यही कहा जा सकता है कि कुछ बहुत बड़ा तब्दीली या बदलाव हो सकता है। खासतौर से इकोनॉमिक परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूं। अगर आप यूपीए की बात करें तो डॉक्टर मनमोहन सिंह खुद विश्व के बहुत बड़े अर्थशास्त्री माने जाते थे और नीति आयोग जो मौजूदा नीति आयोग मोंटेक सिंह आलूवालिया हुआ करते थे और फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर चिदम्बरम हुआ करते। तो तीनों की जो हायरार्की थी वो अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई थी, इसलिए तीनों में कोऑर्डिनेशन था। इस सरकार के पहले कार्यकाल दूसरे कार्यकाल में ऐसा कुछ नजर नहीं आता। यहाँ जो अर्थव्यवस्था दे दी गई है वो ऐसे लोगों को हाथ में दे दी गई है जिसका अर्थव्यवस्था से कोई लेना देना नहीं, जिनका कोई सब्जेक्ट नहीं है, चाहे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गवर्नर की बात हो या इस सब्जेक्ट की बात हो। यहाँ पर सारे निर्णय राजनीति से प्रेरित लिए गए, यहाँ वो निर्णय लिए गए मनमानी जो हम चाहते हैं वो ऐसा हो। तो नीतिगत रूप से मैंने आपको फिर कहा, ये पॉलिसी पैरालिसिस है। नीतिगत रूप से ये सरकार पूरी तरह औंधे मुंह गिर गई है, नोज डाइव कहेगी। और इसमें ऐसा कुछ नहीं, ऐसा क्या कर लेंगे जो आपके अर्थव्यवस्था के हालात सुधर जाएंगे, ऐसा हालात नजर नहीं है। बहुत अच्छे लोग जो आए भी वो भी चले गए, अच्छे लोग जो आए उनके यहाँ वो भी रिजाइन कर करके चले गए जो कुछ कर सकते थे अर्थव्यवस्था के लिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शकील साहब आपका, बिलाल साहब आपका। तो आज की बहस में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए।